हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। तो आरएनए इंटरफेरेंस को बहुत बार जो है आरएनए आई भी लिखा जाता है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, आरएनए इंटरफेरेंस की अगर हम लोग बात करें कि आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो क्या है, तो जो ओवरव्यू है आरएनए इंटरफेरेंस का, अगर हम लोग उसकी बात करें तो आरएनए इंटरफेरेंस को शॉर्ट फॉर्म में आरएनए आई की लिखा जाता है। पहली चीज ये। आरएनए इंटरफेरेंस की अगर हम लोग बात करें तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है इसमें ये क्या होता है, वो कट होता है इनटू स्मॉल डबल स्टैंडर्ड आरएनए। एंड यहाँ पे जो स्मॉल आरएनए हैं उनका फॉर्मेशन होता है। एंड ये जो स्मॉल आरएनए है ना, यही इंटरफेयरिंग आरएनए कहलाते हैं। एंड यहाँ पे इंटरफेयरिंग आरएनए का जो फॉर्मेशन है वो होता है, एंड इस प्रोसेस को आरएनए इंटरफेरेंस कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे ये ओवरऑल जो प्रोसेस है ये किसके द्वारा हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस है एक एंजाइम द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। एंड ये एंजाइम क्या है, डाइसर कहलाता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये जो है देन क्या होता है कि जो बेस पेयर है एमआरएनए के, थ्रू अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड एज रिस्क, इसके थ्रू ये जो प्रोसेस है ये होगा। एंड यहाँ पे ये जो है इधर लीड करेगा टू द डिग्रेडेशन ऑफ एमआरएनए स्ट्रैंड और अदर जो स्पेसिफिक प्रोसेसेस हैं वो होते हैं। तो ये जो है अगर हम लोग बात करें कि आरएनए इंटरफेरेंस की, तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो हाईली स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ही पोटेंट एक्टिविटी इसकी होती है। उसके बाद सो फॉर ओनली जो है ये आरएनए इंटरफेरेंस जो है अभी तक सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में ही देखने को मिला है। एंड अगर हम लोग एविडेंस की बात करें कि यूकैरियोट्स में, जिन यूकैरियोट्स में ये देखने को मिल रहा है, वहां पे लगभग 30% ऑफ द जीनोम जो है यूकैरियोट्स में, जहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, वहां पे 30% ऑफ द जीनोम जो है वो रेगुलेट किया जाता है बाय दिस फेनोमेना, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस। अगर हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे की बात करें तो यहाँ पे एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। एंड ये इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन से हैं, डाइसर है, एंड डिस्क है। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। इन शॉर्ट अगर आपको समझना है कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, तो एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, एंड ये जो है क्या हो रहा है, ये कट हो रहा है छोटे छोटे आरएनए के फ्रैगमेंट्स में। एंड ये आरएनए के फ्रैगमेंट्स इंटरफेरेंस आरएनए कहलाते हैं। एंड ये जो ओवरऑल प्रोसेस है ये आरएनए इंटरफेरेंस कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको याद रखनी है वो ये है कि आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं देखने को मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में ही अभी तक डिस्कवर हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें इसके इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के, तो वो कौन कौन से हैं, डाइसर है एंड डिस्क है। एंड ये हाईली स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। 30% ऑफ द जीनोम जो है यूकैरियोट्स में, ये जो है आरएनए इंटरफेरेंस द्वारा रेगुलेट होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि देयर आर 3 types of double standard RNA that is being produced, and they leads to RNA interference pathway, and these pathways are, सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए दैट इज siRNA generated with the processing of longer double standard RNA molecules, and दूसरा जो है वो है formation of miRNA that is microRNA, and that is generated with the process of stem loop precursors। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है वो है shRNA दैट इज शॉर्ट हेयर पिन आरएनएस, एंड ये जो है कैसे जनरेट होता है, विद द हेयर पिन स्ट्रक्चर्स।
ठीक है, तो 3 तरह के मेनली जो आरएनएस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं आरएनए इंटरफेरेंस के प्रोसेस के थ्रू। सबसे पहला जो है वो है siRNA। siRNA की अगर हम लोग बात करें तो ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है एंड ये लॉन्गर डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है उनके कट के वजह से, उनके प्रोसेसिंग के वजह से आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद माइक्रो आरएनए है। माइक्रो आरएनए जो है वो स्टेम लूप प्रिकर्सर्स द्वारा जो है आरएनए इंटरफेरेंस जब उनका होता है तो उसके थ्रू mRNA का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद शॉर्ट हेयर पिन जो आरएनएस हैं उनका फॉर्मेशन होगा एंड ये जो शॉर्ट हेयर पिन आरएनएस हैं जिन्हें shRNA कहा जाता है, ये shRNA जो है ये जनरेट होता है बाय हेयर पिन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हेयर पिन स्ट्रक्चर्स ऑफ द आरएनए उनके जब आरएनए इंटरफेरेंस होगा तो उससे shRNA फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आरएनए इंटरफेरेंस में आरएनए साइलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें आरएनए साइलेंसिंग की तो आरएनए साइलेंसिंग दो तरह से होती है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शनल एंड एक होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए साइलेंसिंग में जो एक उसका जो पार्ट है दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखिए आरएनए साइलेंसिंग क्या है। आरएनए साइलेंसिंग की अगर हम लोग बात करें तो सेवरल टर्म्स जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं टू डिस्क्राइब द आरएनए साइलेंसिंग। यूजुअली यहाँ पे 3 फिनोटिपिकली जो डिफरेंट मैकेनिज्म है इनके थ्रू होता है। पहला होता है कॉन सप्रेशन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग दैट इज PTGS प्रोसेस दैट इज बीइंग फाउंड इन प्लांट्स। दूसरा होता है क्वेलिंग का प्रोसेस जो कि फंजाई में होता है। तीसरा होता है आरएनए इंटरफेरेंस एंड ये आरएनए इंटरफेरेंस कहाँ पे होता है, ये एनिमल किंगडम में देखने को मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आरएनए साइलेंसिंग में तो प्लांट्स के अंदर जो है PTGS होता है, फंजाई में जो है वो क्वेलिंग का प्रोसेस होता है एंड जीन साइलेंसिंग के अगर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस की बात करें एनिमल्स के केस में तो ये क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस होता है। अब कोई अगर स्टूडेंट है जो कि जीन साइलेंसिंग का जो लेक्चर है उसको नहीं देखा है तो आप उसको वहां पे देख सकते हैं, उसमें जो जीन साइलेंसिंग है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आरएनए इंटरफेरेंस की। तो अगर हम लोग जीन साइलेंसिंग की बात करें तो जीन साइलेंसिंग जो है उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस दैट इज फाउंड इन एनिमल इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस। तो जीन साइलेंसिंग में पहले क्या होता है इसको देख लेते हैं। अपॉन बाइंडिंग टू अ mRNA रिस्क जो है यूजुअली एक न्यूक्लियस को यूज करता है एंड ये क्लीव करता है mRNA को एंड यहाँ पे इसके डिग्रेडेशन की वजह से ये डिग्रेडेशन होगा इसका एंड ये प्रिवेंट करेगा फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन। तो ओवरऑल ये प्रोसेस होती है। अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें आरएनए इंटरफेरेंस की कि आरएनए इंटरफेरेंस का क्या एप्लीकेशन होता है तो बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ पे जो आरएनए इंटरफेरेंस है उसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीन साइलेंसिंग दैट इज जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी। इसमें होता क्या है कि आरएनए इंटरफेरेंस जो है एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में ताकि स्टडी किया जा सके जीन के फंक्शन को बाय आर्टिफिशियली सप्रेसिंग द स्पेसिफिक जीन। एंड ये जो सप्रेशन है ये किसके थ्रू होता है, जीन साइलेंसिंग के थ्रू होता है एंड इसमें आरएनए इंटरफेरेंस का जो टेक्नोलॉजी है वो यूज किया जाता है एंड इस स्पेसिफिक जो जीन है उसको सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे कोई ऐसा जीन है मान लीजिए जो कि हार्मफुल है या फिर कोई ऐसा है जो कि म्यूटेटेड है तो उसको सप्रेस करने में ही भलाई है, उसको साइलेंस करने में ही उसकी भलाई है। इस वजह से जो आरएनए इंटरफेरेंस की जो टेक्नोलॉजी है वहां पे उस ऑर्गेनिज्म के लिए यूज की जाती है। दूसरा चीज हो गया थेरापेटिक्स। ये जो है थेरापेटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आरएनए इंटरफेरेंस का। ये जो है यूज किया जा रहा है, डेवलप किया जाता है थेरापेटिक यूजेस के लिए ताकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिजीजेस हैं
उनसे कॉन्क्यूर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोजोन्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ट्रांसपोजोन्स जो हैं ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे जंपिंग जीन्स हैं जो कि जीनोम के अंदर वो जंप करते हुए इधर से उधर जाते रहते हैं। एंड ओवरऑल कुछ कुछ जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट को शो कर सकते हैं, एंड वो जो है हाईली म्यूटेटेड पोर्शंस होते हैं। अब ये बहुत सारे डिजीजेस को कॉज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्किड हो गया या फिर कैंसर हो गया। तो इससे अच्छा कि इसको क्या किया जाए कि इसे जो है रिमूव कर दिया जाए। तो वहां पे जो है जीन साइलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस, ये टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है ताकि इनकी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोजोन साइलेंसिंग, ठीक है, वहां पे वो किया जाता है ताकि उसको जो है साइलेंट कर दिया जाए एंड उसके जो भी इफेक्ट है उस ऑर्गेनिज्म में ना देखने को मिले। ठीक है, तो वैसे तो ये जो है ट्रांसक्रिप्शनल जो जीन साइलेंसिंग है उसका एग्जांपल है, लेकिन फिर भी ओवरऑल इसका क्या यूज है जीन साइलेंसिंग का, उस रेफरेंस में हम आपको बताएं। ओवरऑल अगर अभी हम लोग बात करें आरएनए इंटरफेरेंस की, तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है थेरापेटिक फील्ड में या थेरेपेटिक्स में। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई जीन है एंड वो म्यूटेटेड है, उसका वो जो है अगर वो प्रोटीन को बनाएगा तो उसके वजह से म्यूटेशन होगा, उसकी वजह से वो जो प्रोटीन है वो डेट्रीमेंटस हो सकता है एंड वो किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो पूरा फेनोमेना है उसको क्या किया जा सकता है, उसको डिलीट आउट भी तो किया जा सकता है ना, इसको रोका भी तो जा सकता है। कैसे रोका जाए? देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस जो टेक्नोलॉजी है अगर हम लोग उसका यूज करें तो क्या होगा कि ये जो जीन है ना, इसको क्या किया जाएगा, इसको आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू रिमूव आउट कर दिया जाएगा ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो ही ना, और वो जो डिजीज है उस इंडिविजुअल में वो ना शो हो सके। तो अगर हम लोग थेरापेटिक्स की बात करें, मेडिसिन की बात करें, ट्रीटमेंट्स की बात करें, तो वहां पे जो आरएनए इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारी डिजीजेस को ट्रीट करने में। फॉर एग्जांपल डिजीजेस लाइक कैंसर, हेपेटाइटिस एंड वायरल इन्फेक्शंस, ये सेलेक्टिवली क्या होते हैं, साइलेंस इसके किए जाते हैं जीन्स को, एंड यहाँ पे जो जीन साइलेंसिंग है इसके वजह से जो डिजीज का डेवलपमेंट है ये नहीं हो पाता है। उसके बाद अगर हम लोग अदर यूजेस की बात करें तो नेचुरल डिफेंस में भी आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो यूजफुल हो सकता है। कैसे? देखिए, अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है वहां पे क्या होता है, एक नेचुरल इम्यून सिस्टम की तरह वर्क करता है एंड वो क्या करता है, वो डिफेंड करता है, वो बॉडी जो प्लांट बॉडीज है उनको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द बायोटिक स्ट्रेसर्स और पैथोजेंस। फॉर एग्जाम्पल वायरल इन्फेक्शंस, तो वायरल इन्फेक्शन से प्लांट को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट्स में आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो होता है ताकि वायरल ही नहीं और भी बहुत सारे जितने भी स्ट्रेसर्स हैं जो कि प्लांट को स्ट्रेस में डाल सकते हैं, बायोटिक स्ट्रेसर्स, पैथोजेंस, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट्स में आरएनए इंटरफेरेंस होता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यूकेरियोट्स में जो आरएनए इंटरफेरेंस है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आरएनए इंटरफेरेंस है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फंक्शनल डोमेन्स के डाइसर के अंदर, कि डाइसर के अंदर जो फंक्शनल डोमेन है वो क्या क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइसर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर। अभी जब हम लोग इसके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से डाइसर वर्क करता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जो डाइसर है उसके क्या क्या डोमेन्स होते हैं। उससे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है। ठीक है, डोमेन आप सिंपली ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई एंजाइम है, उसके कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस हैं, ठीक है, एंड वो पोर्शन किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उस पोर्शन का खुद का कुछ कंपोजिशन होगा, कुछ जो है वो स्पेसिफिक होगा, वो कुछ उसका जो काम है, उसका जो फंक्शन है वो भी स्पेसिफिक होगा, एंड जो एंजाइम्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन से मिलकर के बने हुए होते हैं। इन शॉर्ट डोमेन एक कंपार्टमेंट है, एक स्मॉल पोर्शन है जो कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अगर हम लोग डाइसर की बात करें तो डाइसर एक एंजाइम है
वो आरएनए इंटरफेरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लोग डाइसर के डोमेन्स की बात करें तो इसके पास टीएजेड डोमेन होता है, टैंडम आरएनएस 3 डोमेन होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग डोमेन होता है। इसके बाद अगर हम लोग डाइसर लाइक प्रोटीन्स इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में DCL1 प्रेजेंट होता है जो कि mRNA के जनरेशन एंड sRNA प्रोडक्शन फ्रॉम द इन्वर्टेड रिपीट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद DCL2 प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, जो कि क्रिएट करता है siRNA को फ्रॉम द सिस एक्टिंग एंटीसेंस ट्रांसक्रिप्ट्स के हेल्प से। उसके बाद DCL3 प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, जो कि जनरेट करता है siRNA को, जो कि क्या करता है, जो कि बाइंड होता है, जो कि हेल्पफुल होता है इन द क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन। उसके बाद DCL4 प्रेजेंट होता है जो कि ट्रांस एक्टिंग जो भी siRNA है उनके साथ जो है इन्वॉल्व रहता है एंड इनके मेटाबॉलिज्म हो गए एंड जो ट्रांसक्रिप्ट साइलेंसिंग हो गई एट द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, यहाँ पे ये जो है ये फंक्शन करता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो अभी तक जो है हम लोग डिस्क के बारे में पढ़े कि डिस्क के क्या क्या डोमेन्स हैं एंड प्लांट्स में ये किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है, उसका क्या काम है। उसके बाद नेक्स्ट जो एंजाइम है दैट इज रिस्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है एंजाइम होता है एंड इसका जो अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये होता है। सबसे पहली बार इसे जो है डिस्कवर किया गया था ड्रोसोफिला के अंदर एंड इसे जो है कौन डिस्कवर किया था, हैमोथ ने डिस्कवर किया था 2000 में। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये जो आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है दैट इज रिस्क, ये क्या है, ये किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, तो ये एक न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स है। न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स तो समझ में आ रहा है कि कुछ सेट ऑफ चीजें प्रेजेंट होंगी एंड किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें तो ये न्यूक्लियस है मतलब न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स है एंड इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड siRNA प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये टारगेट करता है एंड डिस्ट्रॉय करता है किस चीज को, एंडोजिनस mRNA को, जो कि क्या होता है, कंप्लीमेंट्री होता है टू siRNA, ठीक है। उसके बाद रिस्क जो है इसके पास बोथ प्रोटीन एंड आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस इफेक्टर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल होता है फॉर द टारगेट एमआरएनए डिग्रेडेशन के लिए एंड ट्रांसलेशन इनहिबिशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो रिस्क से एसोसिएटेड है, तो हेलिकेज एक्टिविटी ये परफॉर्म करता है, एंडोन्यूक्लियस की तरह ये जो है एक्ट करता है एंड एक्सोन्यूक्लियस जो है जहाँ पे ये स्लाइसर की तरह वर्क करता है वहां पे ये फंक्शन करता है एंड इसके साथ ही साथ में जो होमोलॉजी सीकिंग आरएनए बाइंडिंग है इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हेलिकेज मतलब क्या, हेलिकेज मतलब हेलिकेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, अनवाइंडिंग कराएगा। दूसरी चीज क्या है, न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है इसके पास एंड तीसरी चीज ये है कि ये आरएनए बाइंडिंग में हेल्पफुल होता है। तो आरएनए के ऊपर ही पूरा फेनोमेना हो रहा है तो आरएनए बाइंडिंग तो जरूरी है ही ना। तो यहाँ पे जो है ये होमोलॉजी सीकिंग दैट इज आरएनए बाइंडिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके फंक्शंस को आप नोट कर लीजिए। रिस्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रिस्क को कौन डिस्कवर किया है, इसके क्या फंक्शंस हैं, इनका जो है कंपोजिशन कैसा होता है, तो ये ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
उसके बाद व्हाट इज सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। तो अगर हम लोग एंटीसेंस मॉलिक्यूल की बात करें तो एंटीसेंस मॉलिक्यूल क्या करता है, वो इंटरेक्ट करता है विद द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड ये क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स को। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस, तो एक ऐसा प्रोसेस जहां पे जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ये क्या हो रहा है, ये साइलेंस कर रहा है जीन एक्सप्रेशन को एंड इसका क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है एमआरएनए का, या फिर इसका जो भी ट्रांसलेशन है इसको रोका जा रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस। पर्पस क्या है, ओवरऑल जो डिग्रेडेशन है एमआरएनए का वो हो जाए एंड जो ट्रांसलेशन है उस आरएनए का वो ना हो सके, ताकि जो जीन एक्सप्रेशन है वो ना हो पाए, जो प्रोटीन सिंथेसिस है उस पर्टिकुलर जीन के वो ना हो सके। यही क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस। अगर हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस की बात करें तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि साइलेंस करता है जीन एक्सप्रेशन को। कैसे करता है साइलेंस, क्योंकि ये क्या करता है, आरएनए को कट कर देता है एंड इसकी वजह से एमआरएनए का डिग्रेडेशन होता है एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती है। तो ओवरऑल जो जीन एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाता है, साइलेंस हो जाता है। एंड यहाँ पे ये जो है बहुत सारे स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स जो है उनका यूज करता है एंड इनके थ्रू जो है उन मॉलिक्यूल्स को जनरेट करता है एंड ये क्या कर रहा है, डिग्रेडेट कर रहा है एंड ब्लॉक कर रहा है ट्रांसलेशन के प्रोसेस को ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे स्पेसिफिक एमआरएनए मॉलिक्यूल क्यों लिखा है, ऐसा थोड़ी है कि रिस्क कहीं पे भी जाएगा या डाइसर कहीं पे भी जाएगा, आरएनए इंटरफेरेंस कहीं पे भी जो प्रोसेस है वो हो जाएगा, नहीं। जो आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये इस चीज का ध्यान रखता है कि कोई अगर म्यूटेटेड जीन है, कोई अगर ऐसा जीन है जो कि मान लीजिए किसी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका एक्सप्रेशन नहीं होने के लिए ये जो है ये करा रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये कहीं पे भी स्टार्ट नहीं हो जाता है, ये स्पेसिफिक होता है। तो इसके जो टारगेट होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस ये नहीं होने दे रहा है, स्पेसिफिक एमआरएनए का ये डिग्रेडेशन कराता है। तो इसे आप नोट करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डीएनए है एंड ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है, एमआरएनए बना, लेकिन यहाँ पे अब ये जो एमआरएनए है इस पे क्या हो रहा है कि फर्दर ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होगी, आरएनए इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पे इसका जो एमआरएनए है वो डिग्रेडेट हो जाएगा एंड प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। तो अगर हम लोग बात करें आरएनए इंटरफेरेंस की, तो यहाँ पे जो आरएनए है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है एंड ये क्या कर रहा है, ये ब्रेक हो जा रहा है एंड ये एमआरएनए को ब्रेक कर दे रहा है फॉर द स्पेसिफिक जीन्स। इसके वजह से प्रोडक्शन जो है प्रोटीन का वो नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोग इतनी बार पढ़े हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो आखिर नीड क्या है, आखिर जरूरत क्या है कि एक बार इतनी मेहनत से जो एमआरएनए बना है, जिसके लिए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई है, इतना सारा एनर्जी कंज्यूम होता है, इतना सारा जो एंजाइम है वो आते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स आते हैं, सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल जो है जब जीन एक्सप्रेशन कराना ही नहीं है तो जो आरएनए इंटरफेरेंस है आखिर ये होता क्यों है। तो नीड फॉर द इंटरफेरेंस मतलब नीड क्या है आरएनए इंटरफेरेंस की, सबसे पहला चीज होता है डिफेंस मैकेनिज्म के वजह से, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म के लिए आरएनए इंटरफेरेंस कराया जाता है। डिफेंस अगेंस्ट सम इन्फेक्शन दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय द वायरसेस, बॉडी के अंदर कुछ वायरल पार्टिकल्स आ गए हैं एंड ये वायरसेस क्या कर रहे हैं, इनका जो जीनोम है ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये क्या कर सकते हैं, ये जो है ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं, अपने इन्फेक्शन को कॉज करा सकते हैं जीन एक्सप्रेशन के थ्रू। तो क्या बॉडी चुपचाप ऐसे बैठा रहेगा, बॉडी लड़ेगा नहीं, डिफेंस मैकेनिज्म को शो करेगा ना। इसी वजह से क्या होता है यहाँ पे
फिर आरएनए इंटरफेरेंस आता है, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को काटता है एंड ओवरऑल प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होने देता है। तो पहला पर्पस क्या है कि डिफेंस को प्रोवाइड करना है बॉडी को बाय अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शन पार्टिकल्स लाइक वायरसेस। दूसरा चीज ये है कि एज अ डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ट्रांसपोसोम्स एंड इंसर्शनल एलिमेंट। अब ये क्या है, देखिए इंसर्शनल एलिमेंट आईएस कहलाते हैं एंड ट्रांसपोसोम्स। ओवरऑल ट्रांसपोसोम्स जो है ऐसे जंपिंग जीन्स होते हैं जो कि जीनोम में जंप करते हैं एंड ये जो है हार्मफुल होते हैं। इनका ये जो है ये इंस्टेबिलिटी ला देते हैं जीनोम के अंदर एंड ये म्यूटेशन को कॉज कराते हैं, जिसके वजह से वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे ट्रांसपोसोम से प्रोटेक्शन के लिए, इंसर्शनल एलिमेंट से प्रोटेक्शन के लिए बॉडी क्या करती है, बॉडी जो है आरएनए इंटरफेरेंस को कराती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जीनोम की वाइड रेगुलेशन के लिए। जीनोम जो है उसका रेगुलेशन सही से हो इसलिए आरएनए इंटरफेरेंस कराया जाता है। आरएनए इंटरफेरेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द रेगुलेटिंग डेवलपमेंट एंड जीनोम मेंटेनेंस के प्रोसेस के लिए। अगर हम लोग बात करें ह्यूमन में तो 30% ऑफ द जो जीनोम है ह्यूमन का वो रेगुलेट किया जाता है बाय दिस प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज आरएनए इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट इज आरडीआरपी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो आरडीआरपी है ये ट्रिगरिंग एंड एम्पलीफाइंग इफेक्ट को शो करता है। किस इफेक्ट को, साइलेंसिंग इफेक्ट को। यहाँ पे ये सिस्टेमिक नेचर ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस जो है उसके लिए हेल्पफुल होता है। ये आरडीआरपी जो है इसकी एक्टिविटी जो है प्लांट्स में एंड सी एलिगेट्स में देखने को मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है, ये क्या करता है, ये इफिशियंसी को एक्सप्लेन करता है आरएनए इंटरफेरेंस के। अब उसके बाद siRNA क्या होता है, siRNA की अगर हम लोग बात करें तो 21 से लेकर 23 न्यूक्लियोटाइड का ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो कि मीडिएट करता है पीटीजीएस के प्रोसेस को एंड यहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है इन विवो बाय द क्लीवेज ऑफ द डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। इसके वजह से होता क्या है कि एम्प्लीफिकेशन होता है बाय एन आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जिसको अभी हम लोग पढ़े थे दैट वाज आरडीआरपी एंड यहाँ पे इसके वजह से ये प्रोड्यूस होता है। ये करता क्या है, ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है रिस्क एंजाइम में एंड गाइड करता है ताकि जो एमआरएनए है उस तक ये पहुंचे एंड एमआरएनए को जो है ये डिग्रेडेट कर पाए। उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द टारगेट एमआरएनए के लिए ताकि क्या कर सके, ताकि ये डिग्रेडेशन कर सके। अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें कि आरएनए इंटरफेरेंस जो है उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होता है, तो सबसे पहला फेज आता है दैट इज इनिशिएशन फेज, दूसरा फेज होता है मेंटेनेंस फेज एंड तीसरा फेज होता है सिग्नल एम्प्लीफिकेशन एंड स्प्रेडिंग फेज जिसमें एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस होता है एंड ये एम्प्लीफिकेशन की वजह से क्या होता है कि ये एक स्प्रेडिंग फेज है एंड सिग्नलिंग जो है वो स्प्रेड होता है ताकि आरएनए इंटरफेरेंस और भी अच्छे से हो सके। तो अगर हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस की बात करें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट आरएनएज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है siRNA, ये एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए है एंड 21 से लेके 23 न्यूक्लियोटाइड्स का ये बना हुआ होता है। उसके बाद miRNA है। miRNA क्या होता है, miRNA जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये जो है 19 से लेके 25 न्यूक्लियोटाइड्स का मिलकर के बना हुआ होता है। ये इनकोड होता है बाय नॉन प्रोटीन कोडिंग जीनोम द्वारा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट एंजाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर। ये एंजाइम क्या है, रिस्क एंजाइम।
रिस्क एंजाइम की अगर हम लोग बात करें तो ये है क्या, इसकी अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो ये आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स होता है एंड ये क्या करता है, ये क्लीव करता है एमआरएनए को एंड इसमें जो है एसआईआरएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद अगर हम लोग एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स में सबसे पहला एंजाइम, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज डाइसर। ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है 20 से लेके 21 न्यूक्लियोटाइड क्लीवेजेस को एंड इनिशिएट करता है आरएनए इंटरफेरेंस के प्रोसेस को। तो जो इनिशिएशन का प्रोसेस है उसमें डाइसर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद ब्रोसा एंजाइम है जो कि क्या करता है, जो कि क्लीव करता है डीएनए हेयर पिन को एंड ये जो है इन द फॉर्म ऑफ प्री एमआईआरएनए के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है। लैटर जो है ये बाद में क्या होता है, प्रोसेस्ड होता है बाय डाइसर एंड हेल्प करता है आरएनए इंटरफेरेंस में। तो आई होप अभी तक जितनी भी चीजें हम लोग पढ़े आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप हम लोग के लेक्चर्स जो है उसे देखते होंगे, आपको अच्छे से समझ में आता होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें तो आप हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जैसे कि ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस हो गए, लाइव डाउट क्लासेस हो गए, वन शॉट यूनिट वाइज जो रिविजन वीडियोस हैं वो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको जो है प्ले स्टोर पे जाना है एंड डीएनएस एडुकेयर ऐप, वहां से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप एनरोल हो सकते हैं। जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे आपको एक सेक्शन मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल का। वहां पे जो है आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, तो वहां से आप उसको ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें नवोद्भव बैच की तो नवोद्भव बैच के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी की क्लासेस ही नहीं मिलेंगी, इसके साथ ही साथ में जो केमिस्ट्री की क्लासेस हैं, बॉटनी की क्लासेस हैं वो भी मिलेंगी। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा एंड टिल द एग्जाम डेट इसकी जो वैलिडिटी है कोर्स की वो रहेगी। यहाँ पे आप जो है DNS20 कूपन कोड यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू क्या होगा, जिसके थ्रू आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप एक बार इसको देख लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग प्रोसेस को पढ़ेंगे कि किस तरह से जो आरएनए इंटरफेरेंस है ये होता है। तो अगर हम लोग स्टेप्स की बात करें, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होगा। अब ये क्या होगा, ये प्रोसेस्ड होगा इनटू सेंस एंड एंटीसेंस आरएनएस में। इसके बाद 21 से लेकर 25 न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ जो है वो प्रोड्यूस होंगे। इनके पास क्या होगा, 2 से 3 न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम पर ओवरहैंग हैंड्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ये जो है ओवरऑल जो प्रोसेस है ये किसके द्वारा किया गया है, ये प्रोसेस किया गया है डाइसर द्वारा। एंड डाइसर है क्या, डाइसर एक आरएनएज 3 टाइप एंजाइम है। ठीक है, तो डाइसर ओवरऑल जो है एक आरएनएज है एंड आरएनएज में भी फर्दर क्लासिफिकेशंस है एंड उस क्लासिफिकेशन के अंदर आप देखेंगे अगर तो वहां पे जो है डाइसर आरएनएज 3 टाइप एंजाइम होता है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस होगा, सेकेंड स्टेप होगा जिसके अंदर क्या होगा, डाइसर अपना काम कर लिया। अब यहाँ पे SIRNA जो है वो प्रोड्यूस हो गए हैं। SIRNA क्या करेंगे, SIRNA जो है वो एसोसिएट हो जाएंगे किससे, रिस्क से। ये RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है एंड ये क्या करेगा, अभी हम लोग पढ़े थे ना रिस्क का क्या क्या काम होता है, याद करिए। हेलिकेज की तरह भी वर्क करता है ना रिस्क, तो यहाँ पे क्या करने लगेगा, अनवाइंडिंग करने लगेगा। तो SI तो प्रेजेंट था ही, SIRNA एंड रिंग्स के साथ ये क्या हो गया है, प्रेजेंट हो गया है। अब यहाँ पे जो है ये अनवाइंडिंग कराना शुरू करेगा। तो स्टेप नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट था, यहाँ पे डाइसर आया एंड ये डाइसर क्या किया कि SIRNA में जो RNA है उनको कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद डाइसर था, डाइसर SIRNA के हेल्प से जो है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा कि रिस्क के हेल्प से, SIRNA के हेल्प से ये क्या करेगा कि जो अनवाइंडिंग की प्रोसेस है उसको करेगा एंड यहाँ पे एक्टिवेटेड रिस्क जो है वो वर्क करेगा। जिसमें होगा क्या कि स्टेप नंबर 3 में जो एंटीसेंस SIRNA है ये क्या करने लगेगा, ये एज अ गाइड वर्क करने लगेगा
एंड ये गाइड करेगा रिस्क कॉम्प्लेक्स को, ताकि ये क्या कर सके, ताकि ये एसोसिएट हो सके कंप्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए के साथ। अब सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए के साथ ये अटैच हो जाएगा, तभी तो फिर आगे का प्रोसेस कर पाएगा ना। तो ये जो है थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे जो रिस्क है ये क्या करेगा, अब इससे अटैचमेंट तो करा ही दिया है siRNA का, अब जो रिस्क है ये कट करने का काम करता है। किसको कट करेगा, mRNA को कट करेगा। एंड अप्रोक्सीमेटली ये कहाँ पे कट करता है, मिडिल ऑफ द रीजनल पेयर में ये कट लगाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ siRNA यहाँ पे जो mRNA डिग्रेडेशन है वो होता है, एंड ओवरऑल जो mRNA है वो डिग्रेडेड हो गया है। तो सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड RNA था, इस पे डाइसर आया, सिंगल स्टैंडर्ड siRNA जो है वो बन गया। उसके बाद यहाँ पे रिस्क आया, रिस्क के साथ जो है ये siRNA जो है उसकी लोडिंग हुई है, एंड ये जो है हेल्प कर रहा है, इसको गाइड कर रहा है, एक्टिवेटेड रिस्क है। एंड ये क्या कर रहा है, फाइनली जो siRNA है mRNA है इनका जो कॉम्प्लेक्स था ये बन गया था। अब इसके बाद ये जो है क्या करेगा, mRNA का डिग्रेडेशन करेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है प्रोसेस होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट में कि ये जो प्रोसेस है स्टेप 4, इसमें हो क्या रहा है, इसमें रिस्क जो है वो mRNA के हेल्प के थ्रू ओवरऑल क्या कर दे रहा है, mRNA जो है उसका डिग्रेडेशन कर दे रहा है। अब mRNA का डिग्रेडेशन हो गया है, मतलब क्या होगा, मतलब ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी और जो जीन एक्सप्रेशन है वो नहीं हो पाएगा उस पर्टिकुलर जीन का, एंड जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल जो प्रोसेस है ना वो पूरा हॉल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दो आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेंस आरएनए एंड एंटीसेंस आरएनए। तो जो मैसेंजर आरएनए है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एंड ये क्या कहलाता है, सेंस आरएनए कहलाता है, बिकॉज ये रिजल्ट करता है इन अ जीन, दैट इज ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द जीन एक्सप्रेशन। तो सेंस आरएनए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज एमआरएनए। यहाँ पे एमआरएनए क्या होता है, एमआरएनए का जब एक्सप्रेशन होता है उसी के थ्रू ना जो जीन एक्सप्रेशन है वो प्रोसेस हो पाती है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सेंस आरएनए कहा जाता है। तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए। तो आरएनए इंटरफेरेंस एक सेलुलर प्रोसेस है जिसमें एमआरएनए जो है वो टारगेट किया जाता है एंड डिग्रेडेट किया जाता है बाय डबल स्टैंडर्ड आरएनए विद complementary to the fragment of such mRNA, and ये एक सेलेक्टिव जीन नॉकडाउन फेनोमेना होता है। एक सेलेक्टिव जीन को ये सेलेक्ट किया जाता है एंड उसके थ्रू जो है आरएनए इंटरफेरेंस होता है। उस पर स्पेसिफिक टर्म जो है वो जीन साइलेंसिंग के समय पे यूज किए जाते हैं, जैसे कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग जो कि कहाँ पे होता है, पीटीजीएस प्लांट्स में देखने को मिलता है, क्वेलिंग फंजाई में देखने को मिलता है। आरएनए इंटरफेरेंस कहाँ देखने को मिलता है, एनिमल्स में। आरएनए इंटरफेरेंस जो है ये नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि वायरस जो डिफेंस है वो प्लांट्स को, एनिमल्स को देता है, एंड ये इंडोजिनस जो जीन रेगुलेशन है उसको कराता है। तो इस वजह से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस की बात करें तो सबसे पहले आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो डिस्कवर किया गया था ट्रांसजेनिक प्लांट में, एंड ये जो है पेटूनिया में डिस्कवर किया गया था। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे आखिर ये जो डिस्कवरी है किस तरह से हुई थी, तो ये एक हाइब्रिड या कह सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट में जो है डिस्कवर हुआ था। तो इसके ऊपर जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो एंथोक्यानिन का पिगमेंट है उसको इन्हांस कर दिया जाए, एंड अनएक्सपेक्टेडली वहां पे क्या हुआ कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट है ना वो प्रोड्यूस करने लगा व्हाइट एंड काइमेरिक फ्लावर्स को, और ये जो है ऑब्टेन हुआ था इंस्टेड ऑफ द डार्क पर्पल फ्लावर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइलेंसिंग हो गई थी इंडोजीनस होमोलॉगस जीन की, एंड यहाँ पे इस वजह से ये जो फिनोमेना है ये को सप्रेशन कहलाया था, एंड आगे चल करके
यही को सप्रेशन जो है आरएनए इंटरफेरेंस जो है इसे कहा गया था, जीन साइलेंसिंग का फिनोमेना बताया गया था। तो ओवरऑल क्या हो रहा था कि उस समय पे जो एक ट्रांसजेनिक प्लांट था उसके ऊपर ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंड इनका पर्पस ये था कि जो एंथोक्यानिन का पिगमेंट है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस हो पाए, ठीक है। लेकिन जब ये लोग ये प्रोसेस कर रहे थे तो उस समय पे जो ट्रांसजेनिक प्लांट था वो व्हाइट कलर के फ्लावर्स को प्रोड्यूस किया इंस्टेड ऑफ पर्पल कलर, ठीक है, जो कि वो लोग चाह रहे थे। तो यहाँ पे इसके वजह से फिर फर्दर जब ये लोग अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसको किए एंड जब ये लोग इसके ऊपर वर्क किए तो पता चला कि यहाँ पे जो इंडोजिनस जीन था जो कि रिस्पॉन्सिबल था पर्पल कलर के लिए, इसको सप्रेस कर दिया गया है। यहाँ पे सप्रेशन का काम हुआ है एंड इस वजह से ये सप्रेशन उस समय पे क्या कहलाया था, को सप्रेशन कहलाया था कि ये जो जीन है ये इंडोजिनस जीन को सप्रेस कर दे रहा है एंड इस वजह से जो फ्लावर है वो क्या हो जा रहा है, व्हाइट कलर का प्रोड्यूस हुआ है एंड उस समय पे ये प्रोसेस को सप्रेशन कहलाया। आगे फर्दर और भी ज्यादा इसके ऊपर वर्क हुआ एंड जो अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिए एंड फाइनली इस चीज को बताई गई कि एनिमल्स में, प्लांट्स में, यूकेरियोट्स में आरएनए इंटरफेरेंस जैसी कोई प्रोसेस होती है जिसमें होता क्या है कि इसके अंदर ओवरऑल जो इंडोजिनस जीन है या फिर कोई वायरल पार्टिकल है जो कि उस ऑर्गेनिज्म में आ जा रहा है तो वहां पे उसको रेगुलेट करने के लिए एक फिनोमेना होता है एंड ये फिनोमेना क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस का होता है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो मेंडल की लॉ को नहीं फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मेन कंपोनेंट्स की बात करें आरएनए मशीनरी में फॉर द एसआई आरएनए जनरेशन, तो यहाँ पे 4 मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं एसआई आरएनए के जनरेशन के लिए। पहला जो है वो होता है डाइसर, दूसरा होता है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए दैट इज एसआई आरएनए, तीसरा होता है स्मॉल इंड्यूस साइलेंसिंग आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स दैट इज रिस्क कॉम्प्लेक्स, और चौथा होता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट इज आरडीआरपी। तो ये चारों कंपोनेंट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, आरएनए इंटरफेरेंस के लिए। तो अगर हम लोग डाइसर की बात करें कि डाइसर है क्या, तो डाइसर जो है सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 2001 में, कहीं कहीं पे 2000 लिखा रहता है, कहीं कहीं पे 2001, ठीक है। तो ये जो है बर्नस्टीन द्वारा 2001 में ड्रोसोफिला के अंदर डिस्कवर किया गया था। एंजाइम जो है ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये आरएनएस 3 राइबोन्यूक्लियस फैमिली से बिलोंग करता है एंड इसका मेन काम क्या है, ये आरएनएस है, मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस है, किस न्यूक्लिक एसिड पर काम कर रहा है, आरएनए पे, तो आरएनए को कट करेगा। तो इसका क्या होता है, कटिंग मैकेनिज्म होता है डाइसर एंजाइम का एंड ये एटीपी इंडिपेंडेंट मैनर में वर्क करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए इनटू द एसआई आरएनए। उसके बाद ये क्या करता है, ये क्लीव करता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए को या फिर कह सकते हैं प्री एमआई आरएनए को, किसमें, एसआई आरएनए में। एंड जब ये क्लीव करता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए या प्री एमआई आरएनए को, तो ये क्या करता है 3 प्राइम ओवरहैंड या फिर 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप जो है उसको प्रोड्यूस करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एंजाइम है एंड ये एंजाइम कहाँ पे वर्क करता है, इनिशिएशन ऑफ द आरएनए इंटरफेरेंस पे वर्क करता है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये जो है एंजाइम आरएनए इंटरफेरेंस के इनिशिएशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद डाइसर में आप ये भी लिख सकते हैं कि डाइसर के कितने कितने डोमेन्स हैं। तो डाइसर जो है सबसे पहली बात ये हेलिकेज होता है, इसमें पीएजेड डोमेन होता है, टैंडम आरएनए 3 डोमेन होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होता है जो कि बाइंडिंग कराने में हेल्पफुल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द therapeutic uses of RNA interference। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है इसका थेरेपेटिक यूज क्या क्या होता है? बहुत सारे जो थेरेपेटिक यूजेस हैं आरएनए इंटरफेरेंस के वो होते हैं। फॉर एग्जांपल हेमेटोलॉजी के अंदर इसका यूज होता है, ऑन्कोलॉजी दैट इज कैंसर, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, स्टेम सेल बायोलॉजी जो है उसके फील्ड में इसका यूज होता है। इसके साथ ही साथ में जो इन्फेक्शियस डिजीजेस है, वायरल डिजीजेस है, उनको ट्रीट करने के लिए भी आरएनए इंटरफेरेंस जो है उसका यूज किया जाता है। कहीं पे भी अगर ऑन्कोलॉजी दी गई है ना, तो ऑन्कोलॉजी मतलब क्या होता है? ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर, ठीक है, कैंसर से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि कैंसर के जो जीन्स है ना उनको भी ऑन्कोजीन्स कहा जाता है, ठीक है। एंड इसकी जो स्टडी है, इसके ऊपर जो वर्क है, इसको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें कि मैकेनिज्म क्या होता है, तो स्टेप्स के थ्रू हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस कैसे क्या क्या होता है। अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें किस तरह से होता है, तो मैकेनिज्म जो है आरएनए इंटरफेरेंस का सबसे पहला मैकेनिज्म होता है ट्रिगरिंग का, दैट इज ट्रिगर प्रोसेस। इसमें होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जो इंट्रोडक्शन है डबल स्टैंडर्ड आरएनए का, दैट इज डीएसआरएनए, वो होता है इधर विद द हेल्प ऑफ नेचुरली फ्रॉम अ वायरस, या फिर कोई इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियली जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो उस ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है। तो ये आर्टिफिशियली भी हो सकता है या फिर नेचुरली किसी वायरस से भी आ सकता है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है डाइसिंग का। डाइसिंग मतलब डाइसर यूज होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम जो है डाइसर वो यूज होता है एंड वो वर्क करता है। वो करता क्या है? वो रिकॉग्नाइज करता है उसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए को एंड क्लीव करता है लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड आरएनए को इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, एंड टिपिकली 21 से लेके 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग्स जो है न्यूक्लियोटाइड्स आरएनएस प्रोड्यूस होते हैं एंड ये क्या कहलाते हैं? स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएस कहलाते हैं, मतलब एसआई आरएनए होते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप है, थर्ड मशीनरी है जहां पे रिस्क कॉम्प्लेक्स आएगा। रिस्क कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? रिस्क जो असेंबली है वो होता है जहां पे होगा क्या कि जो अनबाउंडेड एसआईआरएनए है एंटीसेंस स्ट्रैंड, ये लोड होंगे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पे एंड ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या है? आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, दैट इज रिस्क कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ये लोड हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ जो स्टेप होता है, फोर्थ जो मैकेनिज्म होता है वो होता है टारगेटिंग का एंड डिग्रेडेशन का, जहां पे होता क्या है कि ये जो रिस्क है ये इसमें एसआईआरएनए इसको गाइड करेगा एंड ये सर्च करता है कंप्लीमेंट्री एमआरएनए को, एंड जब ये कंप्लीमेंट्री एमआरएनए को सर्च कर लेगा सेल के अंदर, उसके बाद ये एक्ट करेगा। पांचवा स्टेप क्या होता है? पांचवा टेक्निक होता है जीन साइलेंसिंग का। पांचवा मैकेनिज्म जीन साइलेंसिंग का होगा, जहां पे जब ये बाइंडिंग कर लेगा अपने टारगेट एमआरएनए के साथ रिस्क, तो यहाँ पे रिस्क क्या है? रिस्क एक न्यूक्लियस है, तो ये क्या करेगा? ये जो है क्लीव करने का काम करेगा। तो फाइनली ये एमआरएनए को क्लीव कर देता है एंड इसके वजह से जो डिग्रेडेशन है एमआरएनए का वो हो जाता है। एंड इस तरह से जो भी हम लोग को पर्टिकुलर एमआरएनए को डिग्रेडेट करना है उस हिसाब से हम लोग ट्रिगरिंग जो भी मॉलिक्यूल है वो उस बॉडी में डालते हैं आर्टिफिशियली, या फिर कोई अगर नेचुरली वायरस आया है तो उसके अगेंस्ट जो भी एमआरएनए है उसके ऊपर वो एक्ट करेगा। एंड फाइनली थ्रू दीज स्टेप्स जो डिग्रेडेशन है एमआरएनए का वो हो जाता है, जिसके वजह से जो जीन एक्सप्रेशन है वो नहीं होता है एंड प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो भी नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जो दोनों ही प्रोसेसेस हैं इसमें जो रिस्क है दोनों ही एंजाइम इस प्रोसेस में, रिस्क एंड डाइसर, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद अगर हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस की बात करें कि
आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? तो आरएनए इंटरफेरेंस एक सेलुलर प्रोसेस है जिसमें एमआरएनए जो है उसे टारगेट किया जाता है और डिग्रेडेट किया जाता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए द्वारा विद अ कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड टू अ फ्रैगमेंट ऑफ सच एमआरएनए एंड ये एक सेलेक्टिव जीन नॉक डाउन फिनोमेना होता है। स्पेसिफिक टर्म्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग कहाँ पे होता है आपको याद होना चाहिए, प्लांट्स में होता है। फेलिंग कहाँ पे होता है? फंजाई में होता है। आरएनए इंटरफेरेंस कहाँ पे होता है? एनिमल्स में होता है। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है ये ऑपरेट किया जाता है नेचुरली, और अगर नेचुरली कर रहा है ये, तो अगर कोई वायरस आया है नेचुरली तो उसके अगेंस्ट काम करेगा, या फिर इंडोजिनस जो भी कोई जीन है उसके ऊपर अगर इसको काम करना है कि अगर वो इंडोजिनस जीन म्यूटेटेड है या ट्रांसपोजीन्स अगर प्रेजेंट है तो इन केसेस में ये वर्क करता है। और आर्टिफिशियली की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिफिशियली जब अगर डाला जाता है कोई पर्टिकुलर जीन तो उसके अगेंस्ट भी ये वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे ये सारे जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको 2-3 बार इसके बारे में बताएं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्वेलिंग प्रोसेस है एंड क्वेलिंग प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस फंजाई में होता है। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं एंड ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो आरएनए इंटरफेरेंस में 3 प्रोसेस है, 3 सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। पहली चीज तो ये कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या है और नेचुरली और आर्टिफिशियली कैसे होता है। दूसरी चीज ये है कि आरएनए इंटरफेरेंस में कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं एंड इन एंजाइम्स के क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, ओवरऑल आरएनए इंटरफेरेंस कैसे होता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज कि आरएनए इंटरफेरेंस अगर हो रहा है तो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आखिर अगर ऑर्गेनिज्म में खुद से हो रहा है, नेचुरली हो रहा है या आर्टिफिशियली कराया जा रहा है, तो आखिर ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके, इसको जरूर आप अच्छे से जो है पढ़िएगा, समझिएगा। आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एट लास्ट अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लिए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको अपने जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे नवोदय बैच के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको जूलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री एंड जो बॉटनी है उसकी क्लासेस भी मिलेंगी। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली पढ़िए एंड नोट्स बनाया करिए।